ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। चैप्टर या तो यूनिट 5 मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद मैग्नेटिज्म जो है, या तो ऐसा कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बाद जब मैग्नेटिज्म पढ़ते हो तो काफ़ी सारी जगह पे ऑलरेडी आपने अपने एफर्ट्स जो है वो डाले हुए हैं। उसी एफर्ट्स को अगर आप साथ में लेकर चलोगे तो आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं डायरेक्टली थोड़े क्वेश्चंस के थ्रू भी बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर आप निकालिए 249, पेज नंबर 249 निकालिए और वहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो कोई प्रीवियस ईयर से पूछा गया था। तो एक दो क्वेश्चन हम वहाँ से भी लेने का ट्राई करते हैं, सो यू विल गेट द बेटर आइडिया कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन है वो मैग्नेटिज्म में से पूछे जा सकते हैं। तो मैग्नेटिज्म आपको पता हो उसके लिए सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट्स में आप ये बातें कवर कर सकते हैं कि मैग्नेटिज्म में एग्जैक्टली हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो थियरी से अगर आप उसको रिलेट करने की ट्राई करो तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता चलना चाहिए, 1 सेकेंड मैं यहाँ पे यस, तो देखिए यहाँ पे आपको जो कुछ छोटी छोटी बातों का पता चलना चाहिए वो ये होता है कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, तो यूनिट 5 जो है उसमें से आपको पता होना चाहिए क्या होता है मैग्नेटिज्म। वैसे कोई बताएगा मैग्नेटिज्म के पीछे रीज़न क्या है? वहीं से अगर हम बात शुरू करें तो शायद ज़्यादा आइडिया आ सकता है। यस, एनीवन हैविंग आइडिया मैग्नेटिज्म एग्जैक्टली होता क्या है, या तो मैग्नेटिज्म का रीज़न क्या है? करंट। ओके, और थोड़ा डिटेल में चार्जिस। कैसे? सर अंदर एक क्वेश्चन में था कि चार्जिस और अर्थ का जो क्रस्ट का करंट होता है ना उससे सर। तो उन दोनों चीज़ों को अगर आप मिक्स करें कि अगर कोई चार्ज मोशन में है, चार्ज मोशन में है मतलब करंट है, तो अगर कोई मटेरियल के अंदर हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसको कहते हैं करंट लूप। याद करिए कि कोई मटेरियल जो है वो मैग्नेट बनता है या बन सकता है तो हमने ऐसा कहा था कि उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। वहाँ पे जो करंट लूप है वो रैंडम डायरेक्शंस में होते हैं और अगर उसको आप स्पेसिफिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उसके डाइपोल मोमेंट करंट लूप जो है वो एक ही डायरेक्शंस में अलाइन हो जाएंगे, जिस वजह से एक पोल नॉर्थ पोल और दूसरा पोल है वो साउथ पोल बन जाता है। दूसरा हमें ये भी पता है कि अगर मैग्नेट्स को हम डिवाइड करते हैं तब इन बातों को थोड़ा अच्छी तरह से आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हमने मैग्नेट्स को, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, अगर मान लो मैंने मैग्नेट्स को ऐसे कट किया तो मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा और उसकी पोल स्ट्रेंथ पे क्या इफ़ेक्ट होगा। अगर मैंने मैग्नेट को ऐसे कट किया हॉरिजॉन्टली तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होगा और तब उसका पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा। तो पोल स्ट्रेंथ वर्ड शायद आपने सुना होगा, P इज टू 2AQ ऐसा होता है ना, पोल स्ट्रेंथ 2M × L या तो 2L × M पोल स्ट्रेंथ ऐसा कहते हैं। तो पहले वाले किस्से में और दूसरे वाले किस्से में क्या होता है पोल स्ट्रेंथ और क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट? चलो कौन बताएगा, फर्स्ट केस और सेकंड केस इंडिविजुअली। सर फर्स्ट केस में मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा और पोल ओके, स्ट्रेंथ सेम रहेगा। M dash becomes M/2 and P dash becomes P। ओके, मतलब P dash एज इट इज रहेगा। ओके, दूसरे वाले केस में दूसरे में भी मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा ओके, और सर पोल का परफेक्टली आइडिया नहीं है। ओके, वैसे मैं बता दूं ये आपका राइट पॉइंट है। अब मैग्नेटिक मोमेंट यानी क्या था, तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला याद है किसी को? मैग्नेटिक मोमेंट यानी क्या था? तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट यानी क्या था? 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 मैग्नेटि
NIA. NIA में N, I और A वो हम लेते थे सोलेनॉइड के लिए, पर ये तो बनता है बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट की अगर मैं बात करूँ तो बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का MS ऐसा करके हम लेते थे, तो उसका एक अलग फॉर्मूला था। अगर वो फॉर्मूला पे आप सोचेंगे, काम करेंगे, तो आपको फटाक से पता चल जाएगा कि कैसे आंसर m/2 आया। तो ये सोलेनॉइड है, ऐसा मीन्स बार मैग्नेट है। आई होप ऐसा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने नॉर्थ साउथ ऐसा लिखा नहीं था, पर हम ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा मैंने सोचा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आईना, ओके, NIA ऐसा हम कहते थे ना, तो इसी के हिसाब से ये बार मैग्नेट का नहीं, ये सोलेनॉइड का था। तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? थोड़ा सा हल्का सा सोच सकते हो तो। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक Length into pole strength. सॉरी, Length into pole strength. लेंथ इनटू पोल स्ट्रेंथ। चलो ऐसा मैंने मान लिया कि आपने कह दिया लेंथ इनटू पोल स्ट्रेंथ है। तो पहले वाले किस्से में ऐसा सोचिए, लेंथ कैसा हो गया? L था ना, लेंथ कैसा हो गया? हाफ हो Half. गया। तो बस सीधी सीधी बात, m तो m/2 होने ही वाला है। पोल स्ट्रेंथ यानी ये पोल पे मैंने हाफ हाफ किया, तो हमें पता है कि एक मैग्नेट दो मैग्नेट बन जाएगा, नॉर्थ साउथ अलग अलग हो जाएंगे। पर यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ है, इसका जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट एज इट इज रहेगा। तो पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अब दूसरे वाले किस्से में हमें उल्टा सोचना पड़ता है कि अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया, यानी यहाँ पे जहाँ पे उसका पोल था, पोल स्ट्रेंथ था, तो उसका पोल स्ट्रेंथ है वो हाफ हो गया। अब उल्टा सोचिए, अब पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गया, तो यहाँ पे लेंथ तो एज इट इज है, पर पोल स्ट्रेंथ कैसा बन गया? हाफ। तो वहां पे लेंथ हाफ बन रहा था, पोल स्ट्रेंथ एज इट इज था, तो भी मैग्नेटिक मोमेंट तो हाफ ही बना। इस केस में पोल स्ट्रेंथ हाफ बन रहा है, लेंथ तो वही का वही है, देखो L वही का वही, ऐसे कट किया तो L ही रहेगा। तो लेंथ वही का वही रहा, पर पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गया, इसलिए उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ बन गया। तो आई होप आप ऐसे ही काम करते होंगे जब आपको काम दिया जाता है। ओके, तो सबसे पहला सबसे सिंपल सा पॉइंट ये सोचना चाहिए कि ये काम आप अपने लिए करते हो। दूसरा, आपको ये सोचना चाहिए कि जिस भी फॉर्मूला का, टॉपिक का, चैप्टर का, यूनिट का जो भी काम करते हो, उसके थोड़े बहुत फॉर्मूला को आप रिवाइज करके बैठिए, या तो आप उसको ऐसा सोचिए, या तो एक लिस्ट आपके सामने रखें कि इसमें कौन कौन सी बातें हैं वो काम में आ सकती है। ओके, तो जैसे ही अपने को पता होना चाहिए, सबसे पहले दो टाइप के मैग्नेट, सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट, उन दोनों की पोल स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी, उन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे मिलेगा, बार मैग्नेट और सोलेनॉइड एक जैसे ही बिहेव करेंगे, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेम एक्सिस क्या होता है, ऑन इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। तो वहाँ पे कुछ नया नहीं करना था, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द सेम एक्सिस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, हमें पता ही है। तो कहाँ पे हाफ होता है, कहाँ पे हाफ नहीं होता है, 2kp/r³, -kp/r³, ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे पढ़ा हुआ है, सेम टू सेम चीज़ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में काम में आती है, पर उसके लिए आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। सेम वे वहाँ पे आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था P×E, तो यहाँ पे वो हो जाता है M×B। ओके, दैट इज M×B। तो M×B में M क्या है और B क्या है? Magnetic moment. और B मैग्नेटिक फील्ड। T Field. क्या है? Torque. टॉर्क। कब लगता है टॉर्क? कब लगता है टॉर्क? जब डायपोल सर थीटा एंगल बनाता हो। किसके साथ?
मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो ये सब कुछ थोड़ा 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 अगर दिमाग में सेट होगा ना, तो क्वेश्चन जो भी मैं बताऊंगा, आपका डाउट होगा ना, तो इट इज ऑल्सो हैपेंड कि जब भी हम यहाँ पे डाउट सॉल्व करते हैं, कोई क्वेश्चन नया करते हैं, अगर हमें कुछ पता ही नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात मैं करूँगा ना, तो भी काफ़ी लोगों के बाउंस जाएगा। जैसे मैंने ऐसा कहा कि यहाँ पे लेंथ हाफ हो गया, तो भी काफ़ी लोग सोच रहे कि लेंथ हाफ कैसे हो गया। वो बेचारा सोच ही नहीं पाएगा कि यार ये बीच में ऐसे लाइन कर दिया। तो मैंने तब कहा कि अगर मैंने इसको ऐसे कट किया तो पूरा था, तो पूरा लेंथ एल था। अब यहाँ से कट किया तो लेंथ हाफ हो गया। अगर मैं लेंथ वहाँ पे 1/3 कट करता या 1/4 कट करता, तो उसके हिसाब से उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता। पर मैं ऐसे कैसे कहीं पे भी कट करता ना, तो पोल स्ट्रेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब ये ऐसे में कट करता, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने पहले जो भी दिया हो थोड़ा सा ही रिवाइज किया हो। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला PE cos θ1 माइनस cos θ2 पढ़ा था, उसमें से सिर्फ कॉपी पेस्ट करना था। तो U इक्वल टू mb cos θ1 माइनस cos θ2 ऐसा करना था। ओके, ये याद हो तो देखो प्रीवियस ईयर्स में जो पूछा गया था उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था, अ मैग्नेटिक नीडल लाइंग पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स W यूनिट्स ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री. The torque needed to maintain the needle in this position will be dash. तो अब यहाँ पे आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला है, अब आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, और ये क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, तो देखिए करना क्या है, मैग्नेटिक नीडल लाइंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रिक्वेस्ट W यूनिट ऑफ वर्क। तो W जो है वो क्या है, तो कि यूनिट, मतलब उसने ऐसा क्वेश्चन बनाया कि W जो है वो कोई एक X कंसिडर एज ए यूनिट ऑफ वर्क है। अब क्या करना है, तो कि टू टर्न थ्रू इट थ्रू 60 डिग्री, मतलब हमने 60 डिग्री उसमें रोटेशन दिया। अब जैसे वहां पे उसमें हमने 60 डिग्री का रोटेशन दिया, द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन। अब यहाँ पे आपको उसके ऊपर कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। ओके, तो एक्चुअल सिचुएशन है उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक्चुअल सिचुएशन है उसमें से 60 डिग्री आप उसको रोटेट कर रहे हैं। ओके, तो चलो इसमें अगर एक कोई इनपुट अगर आप देना चाहे तो बताइए, तो मज़ा आएगा। सर पहले W इक्वल्स टू W की फॉर्मूला यूज कर देंगे और उससे MB को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे और फिर टाउ वाली फॉर्मूला में MB को पुट कर देंगे, MB की वैल्यू को। यहाँ पे ये वर्क डन का ही फॉर्मूला बनता है। ओके, U इज इक्वल्स टू क्या होता है, W होता है, दैट इज ए पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, राइट। तो करना क्या था भाई, यहाँ पे आपके पास वर्क डन का वैल्यू है कि बता दिया कि पहले उसने W जितना वर्क डन दिया हुआ है, एंगल कितना है, तो कैसा बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि पहले cos 0 पे था और वहाँ से हम 60 डिग्री को उसको रोटेट करके लेकर गए, और वहाँ पे हम उसमें से उसका टॉर्क जो है वो ढूंढते हैं। तो जैसे अभी इसने आइडिया दिया, वो आइडिया के ऊपर उसने शायद काम किया होगा। ओके, तो बाकी लोग जो सुन रहे हैं सिर्फ, या तो उसको उसके ऊपर काम करना चाहिए तो ही कॉन्फिडेंस बनेगा। मेरी बातें सुनकर कॉन्फिडेंस वो नहीं बनेगा। बन सकता है, बातें सुनकर भी कॉन्फिडेंस बन सकता है, पर उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के लिए दो छोटी बातें, नया कोई पॉइंट नहीं था, प्रीवियस चैप्टर्स में अगर आप प्रिपेयर हो तो ये चैप्टर आपकी हेल्प करेगा। अदरवाइज जैसे बाकी का आप काफ़ी कुछ बाउंस आता है, वैसे ये भी बाउंस चला जाएगा। तो आई विश कि ऐसा ना हो। ओके, अब ये जो पॉइंट आपको पता चले, उसके साथ साथ जो एक पॉइंट मैंने बोला था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2π√I/mb, ये फॉर्मूला है जिसमें I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, M है मैग्नेटिक मोमेंट, B है मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला है, उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला आपको फ्री में मिल जाएगा। क्या बन जाएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? 1/2π√mb/I। 1/2π√mb/I। ओके, अब इसके साथ और दो फॉर्मूला मिलेंगे कि इसमें से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो इसके रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बनेगा।
4 pi square by t square m। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, टी स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पे सर टी स्क्वायर, हाँ सर। हाँ, सीधा बी को मैं सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो मुझे एक स्टेप यहाँ से ऐसे लेना पड़ेगा कि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आई बाय एम बी लिखना पड़ेगा, बराबर। तो बी जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई बाय टी स्क्वायर एम। ओके, और यहाँ से मुझे ये टी के फॉर्मेट में है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड का यही फॉर्मूला एफ के फॉर्म में चाहिए। तो कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम एज इट इज था, ये 1 अपॉन टी स्क्वायर है, उसकी बजाय मैं यहाँ पे एफ स्क्वायर ऊपर लिख दूँ, खत्म हो गया किस्सा। ओके, तो ये आइडिया आना चाहिए। तो टाइम पीरियड का और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का, दोनों से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अपने को पता चलना चाहिए। उसके साथ साथ एक दो छोटे छोटे पॉइंट है जो मुझे लगे कि ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो शायद आपको उसमें ज़्यादा पता चलेगा। एक दो जगह पे वो रिलेशंस कुछ दिए हैं कि tan अल्फा इक्वल्स टू 2 tan थीटा या ऐसा कुछ लेना है, बट वो नए पॉइंट्स नहीं है। ओके, ऐसा कुछ ना कुछ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं रेफरेंस के साथ बता दूं कि कहाँ कहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। समटाइम्स इट हैपन कि मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन आप कोई भी यूनिट आप करते हो तो आगे का थियरी या तो उसके फॉर्मूला है वो आप लिखते हो, या तो आप उसको रिवाइज करके ही क्वेश्चंस में बात आगे बढ़ाते हो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए। पेज नंबर 218 पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट पेज 218 है, वहाँ पे पोटेंशियल ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं u इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा और u इक्वल टू माइनस एम बी है। उससे एक स्टेप थोड़ा सा हमने आगे बताया और यहाँ पे u इक्वल टू एम बी कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा टू ऐसा हमने करके दिया। तो ये थियरी यहाँ पे रिपीटेड है, आगे भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे इतना रिपीट पोर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बाजू के ही पेज में जिस फॉर्मूला का भी हमने जस्ट जिक्र किया, तो वहाँ पे देख सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, वो मिला और उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बनाया 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर। यहाँ पे टी और बी के फॉर्मूला है जिसको हमने यहाँ पे एक और स्टेप आगे लिया, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो हमने बताया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये किस्सा जिसको आप अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहते हो, जोग्राफिक मेरिडियन और जियोमैग्नेटिक। ओके, तो जोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, डीप एंगल, ओके, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ऐसे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। मान लो आपको ऐसा कुछ कुछ नहीं पता है तो आई सजेस्ट कि आप कुछ डिटेल में ज़्यादा याद रखने की बजाय आप एक छोटा सा फिगर याद कर लो जहाँ पे ऐसा दिखे आपको कि कोई बुक है, उस बुक के 3 पार्ट्स आप देख रहे हैं। एक पार्ट फ्रंट है जिसको आपने ओपन किया हुआ है, एक बैक पार्ट है और बीच में कुछ आपको पेज जो है वो दिख रहा है। ऐसा फिगर इमेजिन करने को कहा। एग्जैक्ट वही फिगर यहाँ पे भी शायद दिया हो, वैसे देते ही होंगे या तो दिया ही होगा कोई ना कोई जगह पे, पर आप यस पेज नंबर 230 पे देख लो। ऐसे जैसा एक फिगर है जिसका मैं अभी जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ। पेज नंबर 230 पे एक फिगर दिया हुआ है, दिखा, जोग्राफिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन वाला दिखा? हेलो? यस सर। हाँ, तो मैं उसी फिगर की बात कर रहा था कि जोग्राफिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन उसके बीच का जो एंगल है थीटा, ओके, दैट्स कॉल्ड एज अ डिक्लाइनेशन। ओके, या तो मैग्नेटिक मेरिडियन जोग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल दैट इज कॉल्ड एज ए डिक्लाइनेशन, या तो और वहाँ पे जो डेल्टा दिया हुआ है तो डेल्टा इज कंसिडर्ड एज ए डीप एंगल। तो वो पॉइंट्स आपको पता हो तो उससे भी एक दो फॉर्मूला बनते हैं, जहाँ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बी एच इज इक्वल्स टू बी कॉस डेल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट ओके बी साइन डेल्टा, उसके बाद उसका स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बी इक्वल टू अंडर रूट बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर ऐसा मिल सकता है। आप उसी फिगर के
बाजू में देख सकते हो BH और BV के बारे में जिक्र किया हुआ है, एज वेल एज वहाँ पे टेन डेल्टा कैसे मिलता है वो भी बताया है, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलता है वो भी बताया है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो मैं ऐसा कह रहा था कि एक दो नए नए पॉइंट है, उसमें एक नया पॉइंट आप नीचे जाओगे तो डार्क में दिया हुआ है मैग्नेटिक लैटिट्यूड। यस एनीवन टेल मी लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड क्या है? सुना है लैटिट्यूड के बारे में कहीं पे? हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ सर, ऐसा कुछ। हाँ ऐसा कह सकते हैं आप। तो लैटिट्यूड मतलब क्या होता है? तो लैटिट्यूड में थोड़ा सा एक हल्का सा फिगर आप देख ले। मान लीजिए अर्थ है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये सरफेस है, यहाँ पे कोई एंगल बनाया, यहाँ पे लैम्बडा बना। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कोई प्लेस ने जो एंगल बनाया उसको यहाँ पे लैटिट्यूड जो है वो कहा जाता है। दैट्स इट। अब उस लैटिट्यूड को लेकर यहाँ पे आप देखिए नीचे मैग्नेटिक लैटिट्यूड ऐसा एक पॉइंट दिया हुआ है, और उसके साथ कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं। सेकंड या थर्ड लाइन में है I इक्वल टू I0, दैट्स I स्टैंड फॉर इंटेंसिटी। I इक्वल टू I0 √1+3 साइन स्क्वायर लैम्बडा, जहाँ पे लैम्बडा जो लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, उसकी ऊपर वाली लाइन में लास्ट में लिखा हुआ है tan डेल्टा इज इक्वल्स टू 2tan लैम्बडा। इसका एग्जैक्ट रेफरेंस में दूँ तो चैप्टर वन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताया है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल आपको पता था सेम एक्सिस पे क्या है, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या है। उसके बाद वहाँ पे एक और किस्सा अलग हमने जोड़ा था कि अगर उसके साथ कोई लैम्बडा एंगल पे या तो थीटा एंगल पे हम कोई डिस्टेंस ले, ओके, और वहाँ पे हमने डायपोल के दो कंपोनेंट बनाए थे, P cos थीटा एंड P sin थीटा, ऐसा कुछ याद हो तो वहाँ पे अल्फा और थीटा दो एंगल लिए थे, तो वहाँ पे रिलेशन मिलता था tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। एग्जैक्ट और भी जिन लोगों को सच में इंटरेस्ट है कि एग्जैक्ट कैसे आया, तो मैं पेज का रेफरेंस दे देता हूँ, उसको रिकॉल करिएगा तो शायद आपको पता चल जाएगा। चैप्टर 1 यूनिट 1 जो है वहाँ से आपको मिल सकता है, बट जस्ट फॉर अ बेटर कि एग्जैक्टली कहाँ पे है वो जिन लोगों को जानना हो, पेज नंबर 10 से आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 सॉरी मतलब पार्ट 4 पेज नंबर 10 है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आता है tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, और वहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ ऐसा ही आता है KP/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। हाँ वैसे यहाँ पे कुछ आता है √1+3 साइन स्क्वायर अल्फा, तो वो तो बहुत सिंपल सी बात है, साइन कॉस क्या कैसे आता है, बट एक ऐसा फॉर्मेट मिलता है, और उस फॉर्मेट के लिए आप इस पेज 10 को रेफर करेंगे तो डेफिनेटली पता चलेगा। मान लो पता चला तो अच्छी बात है, नहीं पता चला तो ये फॉर्मूला इस चैप्टर में जहाँ पे आपने देखा उसको याद रख लो और आगे बढ़ो। देखो पूरा चैप्टर करने के बाद कि क्या इस फॉर्मूला का कहीं पे यूज़ हुआ या नहीं हुआ। ज़्यादातर जगहों पे जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो टी टाइम पीरियड का होता है, डायपोल मोमेंट के साथ होता है। दूसरा उसके साथ है न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी भी न्यूट्रल पॉइंट कैसा होता है उसमें स्ट्रगल करते रहते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट में अगर हम सच में देखें तो न्यूट्रल पॉइंट के लिए ऐसा आप कह सकते हैं कि अगर मान लो मैंने ऐसा एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट लिया हुआ है और मैं यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या और रिक्वायरमेंट रहेगी? पहले तो ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रल पॉइंट होता क्या है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसा मान लूँ दिस इज अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड,
रैंडमली मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है। सो दिस इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी अपनी भी लाइन्स होंगी, नॉर्थ टू साउथ जाने वाली। सो नॉर्थ से निकलकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में से समझेंगे कि नॉर्थ से निकलकर साउथ में जा रही है। ओके, अब इसके हिसाब से इसका न्यूट्रल पॉइंट मुझे कहाँ पे मिलेगा और उसके लिए क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। मैं जस्ट आपको 2 मिनट दे रहा हूँ अगर कोई फाइंड करना चाहे तो। और एक सिचुएशन ऐड ऑन कर देता हूँ कि अगर इस मैग्नेट की डायरेक्शन को आप चेंज कर दो तो न्यूट्रल पॉइंट में क्या इफेक्ट आएगा। हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे या तो सेम एक्सिस आएगा या तो इक्वेटोरियल लाइन आएगा। ये फर्स्ट सिचुएशन है। आपको फर्स्ट सिचुएशन में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, दूसरी सिचुएशन में आपको मैग्नेट की डायरेक्शन को चेंज कर देना है, नॉर्थ टू साउथ उल्टा कर देना है और तब बताना है न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा। ओके, 2 मिनट दे रहा हूँ जस्ट। चलो बताइए यहाँ पे उसका कहाँ मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। और अगर मैं इक्वेटोरियल होगा सर इसमें। इक्वेटोरियल यानी परपेंडिकुलर, राइट? यस सर। आर यू श्योर? हाँ सर। ओके, तो अगर इस सिचुएशन में न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है, न्यूट्रल पॉइंट उसको कहते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट कैसे हो सकता है दोस्त, ताकि ब्लू एक्सियल पे होगा ना। ब्लू वाले पे देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे मैं ऐसा सोचता कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और रेड वाला है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, तो ये यहाँ पे ऐसे जाता, उसके बाद इधर जाता। तो अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं देखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मुझे न्यूट्रल होता हुआ दिखेगा, इसको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। वैसे ये आई थिंक हमने रेगुलर स्टडीज में भी किया हुआ है। तो सच में जितने लोग यहाँ पे है अभी तो सिर्फ 12 ही होते हैं। ओके, 10-12 में भी मैं आ गया। ओके, तो 10-11 लोग जो भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सच में ऐसे स्टूडेंट्स हो जो सच में इंटरेस्टेड है। तो थोड़ी आपकी वर्क पैटर्न को थोड़ा सा हल्का फुल्का सा चेंज करिए। ओके, अभी भी आपके पास टाइम है, जो भी चैप्टर्स आपने किए हो इसको फिर से रिवाइज करिए। ओके, तो 1 2 3 तो 12th के 1 2 3 4 4 तो यूनिट अच्छी तरह से करने ही करने हैं। 4 यूनिट करने के बाद भी 12th के 4 यूनिट और 11 से जो चैप्टर आता हो वो करके भी आप मेंस और नीट जो भी है उन दोनों को आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। रीजन इज दैट कि फिजिक्स के अंदर जो भी मार्क्स आते हैं, ला सकते हैं, उसमें इन 4 चैप्टर्स का और 11th के जो भी बेसिक चैप्टर्स है, जैसे कि डायमेंशनल फार्मूला वाला है, काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है, ओके, थोड़ा सा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, ओके, ऑसिलेशंस वेव्स है, थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा बहुत भी अगर पता चलता है, केटीजी है, थर्मोडायनेमिक्स है, तो उससे भी आपका काफी सारा काम हो सकता है। तो ये जो भी चैप्टर्स बताए आप अभी भी उसको रिवाइज कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। रिवीजन करना मतलब क्या था कि उसके क्वेश्चंस देखना, अलग अलग एग्जाम में कैसे पूछे गए तो कैन नो। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज द पॉइंट्स और द फॉर्मूलाज जो उस चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं। सिचुएशंस देखिए, ग्राफ देखिए, उसको कहते हैं उनका रिवीजन करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिवीजन करना मतलब वही क्वेश्चन जो आपने किए हुए हैं उसको रिपीट करना नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिवीजन करना मतलब जो भी चैप्टर्स, जो भी यूनिट्स है जो आपको आते हैं उसी के फॉर्मूला को रिवाइज करना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी उस क्वेश्चन को, कभी उस थ्योरी को नहीं टच करना चाहिए जो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो। सब कुछ सबके लिए इजी नहीं होता है, और जो चैप्टर्स आप बहुत ज़्यादा नहीं करते हो पर एटलीस्ट थोड़ा सा बेसिक लेवल पे भी अगर आप कर देते हो ना, तो डेफिनेटली उसमें से कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा जो आपके काम में आ सकता है।
अगर आपने ये फिगर भी देखा होता रेगुलर स्टडीज के टाइम पे, तो आपको एकदम से फटाक से पता चल जाता कि न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे एक्सियल लाइन पे मिलता है। अगर वो एक्सियल लाइन पे मिलता है, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एक्सिस वाला फॉर्मूला याद करिए, तो उसमें सेम एक्सिस के फॉर्मूला में 2kp/r³ ऐसा आता था। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो है उसमें 2 आएगा, k की जगह पे यहाँ पे μ0/4π आएगा। ओके, तो 2kp, p की बजाय यहाँ पे m आएगा और यहाँ पे r³ आ सकता है। r इज अ डिस्टेंस। ओके, तो एक्सिस से या तो सेंटर से हमें कहाँ तक जाना है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। तो वो हमें पता चल सकता है। प्लस यहाँ पे अगर आप लेना चाहो तो ये d डिस्टेंस या l के कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हो। तो अगर यही सेम सिचुएशन आप लेते हो और यहाँ पे हम मैग्नेट उल्टा कर देते हैं, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ कर देते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता और ये साउथ ऐसे जाता, तो यहाँ पे आपको मिलता न्यूट्रल पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है और ये है, तो ये हो जाता है इक्वेटोरियल। तो ये बेसिक सा पॉइंट पता चलेगा तो आपका काम थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। उन्हीं के बारे में पेज 231 जो है और 230 है, वहाँ पे आपको फॉर्मूला जो है वो दिए हुए हैं। वहाँ पे डायरेक्टली वो l³ या ऐसा नहीं किया गया है, वहाँ डिस्टेंस मतलब d और l दोनों के टर्म में दिया हुआ है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमियाबिलिटी, तो जिसको लेकर रेगुलर जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन देखा था जहाँ पे मैंने आपको बाय पार्ट समझाया था कि मान लीजिए कि एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर कुछ नहीं है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड B0, B इज इक्वल टू μ0H ऐसा हो जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं है। उसके बाद मटेरियल हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो हमें इसका चेक करना था कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। उसके बाद उसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है B0 प्लस BM। ऐसे करते 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 हमने एक रिलेशन निकाला था। ओके, और वहाँ पे हमने कहा था ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। रिलेटिव परमियाबिलिटी याद हो तो म्यू आर इक्वल्स टू μ/μ0 होता है। काई एम, जैसे हमने देखा था काई ई इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, उसी तरह से काई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। काई ई का रिलेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ लिया था, तो यहाँ पे भी काई एम का रिलेशन उसके साथ मिल सकता है। मान लो ये सब थियरी ना याद हो तो यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट में आपको फॉर्मूला बताया है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। वी हैव द मैग्नीट्यूड B इक्वल टू μH, पहला ये पॉइंट। दूसरा B इक्वल टू B0 प्लस BM, तो B0 दैट इज कंसिडर एज ए सोलेनॉइड का खुद का। ओके, BM यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर मटेरियल का रखते हो, मटेरियल अंदर रखते हो, तो वो खुद भी मैग्नेटाइज होने लगेगा, ऐसा थ्योरी में पढ़ा था। नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है, हमें यहाँ पे फॉर्मूला से काम है। फॉर्मूला में ये जो बीच वाले फॉर्मूला है नहीं समझ में आए हैं तो अब छोड़ दो, या तो उसको अभी भी समझ सकते हो आप। वीडियोस आपको मिल जाएंगे चैप्टर 5 के यूट्यूब से। तो वहाँ पे रिलेशन दिया है μr इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई। तो μr रिलेटिव परमियाबिलिटी is equals to 1 plus chi. Chi stand for susceptibility. Yes, anyone remember what is the unit of susceptibility? डायमेंशनलेस। मिनटलेस। उसका कोई यूनिट कोई डायमेंशंस होता नहीं है। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का क्या होगा कि वो भी ऐसा ही होगा। हेनरी पर मीटर सर। हेनरी? हाँ सर। हेनरी कहाँ से आ गया इसमें? सर अंदर क्वेश्चन था सर एक। हाँ हाँ, हेनरी किसका यूनिट है? इंडक्टेंस। ओके, तो म्यू और इंडक्टेंस को जोड़ता हुआ कोई फॉर्मूला याद है कि बस ऐसा वो याद था वहां से बोला? बहुत सिंपल सी बात समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। μ0 NI NIA ऐसा होता है।
म्यू नॉट की बात करता हूँ, उसका यूनिट बी का होता है टेस्ला, NIA, ओके सॉरी NIL, NIL, म्यू 0 NI/L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मीटर, और आई नीचे आता, दैट इज एम्पियर। तो म्यू का यूनिट बन जाता है टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ओके, अब ये पता हो तो हमने ऐसा एक देखा हुआ है हाफ LI², पर ये एनर्जी का है इसलिए यहाँ पे L जूल के टर्म में मिलेगा। अभी जो आपने मुझे फॉर्मूला बताया वहाँ पे आपको इंडक्टर और म्यू को जोड़ता हुआ कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो अगर वो भी याद करना चाहो तो याद हो सकता है। यस, एनीवन रिमेम्बर इट? L और म्यू को जोड़ता हुआ कोई फॉर्मूला? म्यू n स्क्वायर बाय एल सर। म्यू 0 n² A/L, बरोबर? पक्का ऐसा ही था ना? हाँ सर। हाँ, तो देखो ये आ गया हेनरी मीटर अपॉन ये A, दैट इज फॉर एरिया, मीटर स्क्वायर। तो देखो म्यू म्यू कैंसिल हो गया, तो आपने जो आंसर दिया ये आ गया ना, हेनरी पर मीटर। पर हेनरी पर मीटर एक यूनिट के टर्म के लिए सही हो गया, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर यूनिट के लिए सही हो गया, तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन गया। दीज ऑप्शंस, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर यूनिट है, हेनरी अपॉन मीटर यूनिट है। अगर मैं इसको जूल के टर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो भी यूनिट उसका बन सकता है, पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो कि हाँ वो पढ़ा था तब याद था, अब याद नहीं है, तो ये नहीं चलता है। आपको यूनिट है वो बेस लेवल तक पता होना ही चाहिए, और उसी को कहते हैं प्रैक्टिस करना, इसी चीज़ को कहते हैं रिवीजन करना। रिवीजन करना मतलब फिर से 1 से 50 क्वेश्चंस देखना, उसको रिवीजन नहीं कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हाँ, रेगुलर पढ़ाई करते हो तो उसमें तो जो पढ़ते हो उसी का रिवीजन करना है, उसमें कोई अलग चीज़ों को कहीं से ढूंढ ढूंढ कर नहीं लेकर आना है। तो वहाँ पे तरीका अलग है, यहाँ पे तरीका अलग है। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन था, जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि हमें मैग्नेटिक फील्ड का म्यू के साथ, म्यू का एल के साथ, ये सभी रिलेशंस पता होने चाहिए। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इस चैप्टर में अभी हमने इंडक्टर इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इसलिए मैं हेनरी अपॉन मीटर यूनिट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे एक देते हैं टेंजेंट लॉ, ये हमने नहीं पढ़ा है, पर हमने पढ़ा हुआ है क्यूरीज लॉ। ओके, अगर याद हो तो उसको लेकर फिर से आप देखिए, जो अभी हमने क्वेश्चंस देखे थे वहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, जो शायद फिर से बताएगा कि अब बहुत सिंपल सिंपल सी बात पढ़ो ना तो भी आपका काम काफ़ी आसान हो सकता है। पेज नंबर 249 पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सॉरी थर्ड नंबर का क्वेश्चन। Curie temperature is the temperature above which a ferromagnetic material becomes para, para becomes magnetic, dia, ferromagnetic becomes dia, and paramagnetic materials becomes ferro. तो सबसे पहले आपको तो क्यूरी लॉ क्या है वो पता होना चाहिए। अगर क्यूरी लॉ क्या है वो पता चलेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन में इतना कोई स्पेशलिटी नहीं था कि कॉम्पिटिटिव में पूछा जाए, पर फिर भी पूछा गया। सेम वे फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक किया तो स्पेशल नहीं था। ओके, फर्स्ट W1 सेकंड W2 एंगल का डिफरेंस ले लो, वो जो MB आएगा उसको आप टॉर्क में डाल दो, टॉर्क मिल जाएगा। कितना सिंपल है। पर ध्यान क्या रखना है, तो कि वर्क डन लेते थे तो कॉस का यूज़ करते थे, टॉर्क लेते हो तो साइन का यूज़ करना है, तो कॉस 60 साइन 60 दोनों ही अपने को तो आता है। थर्ड क्वेश्चन है, उसके लिए आपको थियोरी पता होगी, क्यूरी टेम्परेचर का क्या फॉर्मूला है। वहाँ पे टेम्परेचर में अगर हम चेंज करते हैं तो क्यूरी टेम्परेचर होता किसके लिए और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो पता होगा तो क्वेश्चन आसान है। देखो क्या लगता है कौन सा आता है उसमें? ये यस ऑप्शन एनीवन? है। हाँ, उसमें ये ऑप्शन आएगा। तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए क्यूरी टेम्परेचर हमने कब अप्लाई किया था। तो क्या क्यूरी टेम्परेचर हमने तब अप्लाई किया था जब हमने हिस्टेरिसिस पढ़ा था। हिस्टेरिसिस से पहले का जो टॉपिक था
जहाँ पे हम एक सोलेनॉइड लेते थे, उसके अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखते थे और उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के हम इफेक्ट को चेक करते थे और वहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ाते थे। तो वहाँ पे टेम्परेचर का एक रिलेशन था कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा, बढ़ेगा, तो फेरोमैग्नेटिक जो क्वाइट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल समझा जाता है, उसमें से वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। ये पढ़ा हुआ है, बट ये जो यहाँ पे दिया है टेंजेंट लॉ, वो हमें नहीं पता है। तो टेंजेंट लॉ आगे कैसे काम में आएगा, कहाँ पे आएगा? तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ऐसे एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर वहाँ पे नाम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, पर वहाँ पे फॉर्मूला वो टी का यूज करना है, टी इक्वल्स टू 2π/I/mb वाला। तो व्हेन वी आर गोइंग टू यूज दैट I/mb, तो हमें अलग अलग टाइप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला जो है वो पता होने चाहिए। तो उसको लेकर जो आपका डाउट था, अभी उसके ऊपर हम चलते हैं। तो आपका जो डाउट था यहाँ पे लिखवाया था, आई थिंक उसमें एक था 25th नंबर का और एक था आई थिंक 26 नंबर का। ओके, तो उन दोनों में टाइम पीरियड का कोई फॉर्मूला या तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं था, पर शायद आज आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे। अभी उसी का डिस्कशन कर रहा हूँ, तो एक आध क्वेश्चन मुझे मिल जाए तो उसका जिक्र कर देता हूँ। यस, दैट्स गुड, गुड क्वेश्चन। देखो पेज अगेन 249, उसमें 4th नंबर का क्वेश्चन देखो। ओके, पेज 249 में 4th नंबर का आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे ऐसा ही कुछ है, आई थिंक थिन रेक्टेंगुलर मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली हैज अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस इक्वल टू टी, यानी आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। नाउ इट इज अ ब्रोकन इनटू टू इक्वल हाफ, ईच हैविंग अ हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। तो ये किसके ऊपर इफेक्ट करेगा? क्या क्या चेंज हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट किसकी वजह से चेंज होगा? लेंथ की वजह से। हाँ, तो उसको भी याद रखने का, लेंथ भी आधा हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो जाएगा। And one piece is made to oscillate freely in the same field if its period of oscillations is a t dash, then the ratio t dash by t is dash. प्लस यहाँ पे एक और चीज भी इफेक्ट करेगी जिसका अभी हमने जिक्र ही नहीं किया। क्या? दो टुकड़े बन गए, लेंथ आधा हो गया, उसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आधा हो गया। और भी कुछ है, बहुत बेसिक सा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो टुकड़े हो गए ना, तो क्या मास के ऊपर कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? मास भी हाफ हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2π/I/mb का यूज, पहला पॉइंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा? का होगा, और वो होता है ml²/12। तो यहाँ पे ऐसा सोचना है कि मास के ऊपर इफेक्ट करेगा, लेंथ के ऊपर इफेक्ट करेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर इफेक्ट करेगा। ओके, तो t इज इक्वल टू 2π/ml²/12mb। तो इफेक्ट किस किस के ऊपर हो रहा है? तो t प्रोपोर्शनल टू √ml² बाय कैपिटल M, बाकी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट? तो ये तो मैं एज इट इज ले सकता हूँ। तो क्या, हाँ ये t हो गया। अब t डैश की बारी, तो आप एक काम करिए, t डैश में जो चेंजेस हुए m l और कैपिटल M में, वो लगाइए और बताइए t डैश और t का रेशियो क्या आता है। डू इट नाउ, बताइए आपका आंसर। ओके, तो ये जो है वो आपके डाउट्स थे। यूनिट जो है वो अब यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 यूनिट्स के बाद अब आप ड्यूअल नेचर वाला जो यूनिट है, वो यूनिट नंबर मैं बता दूँ। ओके, यूनिट नंबर जो है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी यूनिट 9 जो है। ओके, उसके अंदर जितने क्वेश्चंस है, एक सेकंड में देख लो कितने हैं।
उसमें बेसिक फार्मूला है, उसके फार्मूला एक ही दिन के अंदर पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, इंटेंसिटी का और एनर्जी का, वही सब फार्मूला है। और यहाँ पे क्वेश्चंस भी काफ़ी लिमिटेड है। तो यूनिट 9 क्वेश्चन 1 to 120 जितने ही कुछ है या 119 जितने हैं। ओके, तो आप यूनिट 9 ड्यूअल नेचर जो है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर करेंगे, और 9th के बाद हम 10th करेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियस। उसके बाद वापस आ जाएंगे EMI के ऊपर। तो वो भी इसके जैसा छोटा ही है, पर ये थोड़ा सा एक पूरा ट्रैक चेंज कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी वाला, मैग्नेटिज्म वाला, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये मैग्नेटिज्म, उसके बाद EMI में जाने से पहले ये थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि यहाँ पे ड्यूअल नेचर और एटम न्यूक्लियस साथ में हो सकते हैं। तो अभी यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, अभी के लिए इतना रखते हैं।